everybody, welcome to 12th Commerce classes of subject Macroeconomics. It's part 3 of chapter 2, that is some basic concept of macroeconomics. Today we covered the concept of depreciation. First of all, we discuss about the meaning of depreciation. Depreciation also known as consumption of fixed assets. So let's start with the meaning or the definition of depreciation. Depreciation is the loss of value of fixed assets in use on account of normal wear and tear, accidental damage, expected obsolescence. Means depreciation is the permanent reduction in the value of fixed assets. And how the permanent reduction or there is the loss of value of fixed assets due to the following reason: due to normal wear and tear, accidental damage or expected obsolescence. Means depreciation फिक्स असेट्स की वैल्यू में परमानेंट रिडक्शन को कहा जाता है. और ये लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स होता क्यों है? नॉर्मल वियर एंड टियर, जो लगातार मशीन को यूज करने की वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन में कमी आती है, उसकी वजह से होता है. अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, उस एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से होता है. और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मीन्स अगर कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी किसी एडवांसमेंट की वजह से आउटडेटेड हो जाती है, उसकी वजह से होता है. ओके, देन इम्पॉर्टेंट फीचर्स रिलेटेड टू डेप्रिशिएशन. बिकॉज ऑफ डेप्रिशिएशन फिक्स असेट्स नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. डेप्रिशिएशन होने की वजह से फिक्स असेट्स को रिप्लेस करने की ज़रूरत महसूस होती है. इसके अलावा ये रिप्लेसमेंट इन फिक्स असेट्स को रिप्लेस करने के लिए हमें फंड की ज़रूरत होती है. और ये फंड क्रिएट कैसे किया जाता है? इस फंड की रिक्वायरमेंट हम प्रोविजन के थ्रू पूरी करते हैं, जिसमें हर साल एनुअल बेसिस पे एक फिक्स अमाउंट प्रोविजन फंड में ट्रांसफर किया जाता है. कैसे? जैसे कोई मशीनरी जिसकी वैल्यू ₹10 लाख की है, वो परचेज की गई है और इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 10 इयर्स की है, तो इसका एनुअल डेप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? 10 लाख को उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 10 से डिवाइड करने पे हमारा वैल्यू आता है 1 लाख. ये जो 1 लाख है, इट ट्रीटेड एज अ डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड. मतलब ये 1 लाख अमाउंट हम 10 साल तक, हर साल 1 लाख अमाउंट हम प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. और 10वें साल हमारे पास 10 लाख का अमाउंट हमारे फंड में इकट्ठा हो जाएगा, जिसके थ्रू हम हमारी बेकार मशीनरी की जगह दूसरी नई मशीनरी परचेज करने की कैपेसिटी रखेंगे. ओके, देन द अदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड. डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड refers to that fund which producer keep for replacement of investment. ये वो फंड है जो प्रोड्यूसर मेंटेन करता है ताकि वो अपने फिक्स असेट्स, यहाँ इन्वेस्टमेंट से मतलब है फिक्स असेट्स से, अपने फिक्स असेट्स को रिप्लेस कर दे. आपने इससे ऊपर वाले एग्जाम्पल में पढ़ा कि मशीन की वैल्यू 10 लाख थी और इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 10 इयर्स थी. मतलब 10वें साल इस मशीनरी की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो 10वें साल हमारे पास 10 लाख का फंड अवेलेबल हो जाएगा हमारा नया फिक्स असेट्स खरीदने के लिए. ओके, तो डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड हमें मदद करता है कि हम एक नया फिक्स असेट्स परचेज कर सके जब हमारा एग्जिस्टिंग फिक्स असेट्स की लाइफ खत्म हो जाए. Then next heading is obsolescence.
Obsolescence are two types, that is also related to the depreciation. It is the third main feature or the causes of depreciation. Obsolescence means outdated. There are two types of obsolescence: expected obsolescence and unexpected obsolescence. Okay, तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इसमें ये नेम से ही क्लियर है कि इसके बारे में प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट फ्यूचर को लेकर एक्सपेक्ट करता है कि वक्त गुजरने के साथ इसके गुड्स में गुड्स जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस टू टाइप का होता है। It refers to loss in the value of assets due to change in technology, and second type of obsolescence is loss in value of fixed assets due to change in demand. तो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से हमारा गुड जो है, एग्जिस्टिंग गुड्स जो है वो ऑब्सोलीट हो गया, आउटडेटेड हो गया। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्लैक एंड वाइट टेक्नोलॉजी। ब्लैक एंड वाइट टीवी की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई जब कलर टेलीविजन टेक्नोलॉजी डिस्कवर हुई। अब ब्लैक एंड वाइट टीवी जो है, टेलीविजन जो है वो मार्केट से पूरी तरह से हट चुके हैं। चेंज इन डिमांड के बदलने से भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन या लॉस होता है। कैसे? रबर शू की जगह जब लेदर शू की डिमांड मार्केट में बढ़ी तो रबर शूज जो है वो ऑब्सोलीट हो गए, मार्केट में आउटडेटेड हो गए, मार्केट से इसकी डिमांड खत्म हो गई। तो expected obsolescence, important thing is that expected obsolescence is the part of depreciation, and the second type is unexpected obsolescence. The causes of unexpected obsolescence are natural calamities and economic recession. अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो होता है इसमें हमारे एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट्स की वैल्यू में का जो लॉस होता है वो दो वजह से होता है। प्राकृतिक आपदा जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, इन सब की वजह से हो सकता है, या इकोनॉमिक रिसेशन जो आर्थिक मंदी आती है उसकी वजह से हो सकता है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस से रिलेटेड है कि लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओइंग टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। मतलब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से जो लॉस होता है वो कैपिटल लॉस कहलाता है, और इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन। ये जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता है। Reading is stock and flow concept. First of all, try to understand the meaning of stock and flow. Its meaning is it is the quantity measured at a particular point of time. ये वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो हम क्वांटिटी मेजर करते हैं, इट इज ट्रीटेड एज अ स्टॉक। जैसे एग्जाम्पल, ऑन 1st January 2020 देयर मे बी ₹20,000 इन योर बैंक अकाउंट। ऐसा हो सकता है कि 1st January 2020 को आपका बैंक अकाउंट 20,000 था, तो इट ट्रीटेड द बैंक बैलेंस इन ऑन this date is treated as a stock. And other important feature is capital and quantity of money are notable example of stock variables. The other concept is flow. The definition is it is the quantity measured over a specific period of time. इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये वो क्वांटिटी मेजर है जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया गया है। मतलब ये एक
फिक्स ड्यूरेशन के अंदर ये गैप जो है ये लंबा है, जबकि ये जो था ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई थी, लेकिन यहाँ एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन की बात की गई है। एग्जाम्पल है इसका, यू मे बी गेटिंग ₹1,500 पर मंथ एज योर पॉकेट अलाउंस। आपको जो पॉकेट मनी मिलती है खर्च करने के लिए 1,500 पर month, it is treated as a flow concept. Okay. Another main important feature is income, expenditure, production, consumption, and interest are notable example of flow variables. And the other last heading is mutual dependence between the stock and flow. There is the mutual dependence between the stock and flow. Its mutual dependence show with the help of this example. The saving that we have at bank in our bank account is on 1st January 2020 is ₹20,000. It treated as a stock concept. Okay, but the withdrawal of ₹1,000 per month is treated as a flow concept, and the deposit that is ₹2,000 per month is also a flow concept. So how it is interdependent upon each other? The amount or the rate of withdrawal depend upon the saving that we have in our bank account. Okay, and the amount in our saving account depend upon the deposit that we made per month in the saving account. So the stock depend this withdrawal that is treated, the flow of withdrawal depend upon the stock of saving, and the stock of saving depend upon the flow of deposit, amount deposited with bank. That's all for today. Have a nice day.